हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साइंस पेडागोजी का विज्ञान दृष्टिकोण का विकास करना। तो पिछले वीडियो में हमने वैज्ञानिक के उद्देश्य में जो है एक टॉपिक लिया था, हेडिंग थी आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो आज उसके संबंध में जो है पूरा टॉपिक लेकर आया हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता क्या है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं। चाहे वह एक बच्चा हो या एक व्यक्ति हो, यदि वह किसी भी घटना के बारे में क्यों, कब, कैसे के बारे में सोचता है तो वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जैसे कोई घटना हुई तो वह सोचे कि वह घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उसका कारण क्या है। इस प्रकार से सोचने को क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे आपने न्यूटन के बारे में देखा होगा, तो जब सेब नीचे गिरा, आपने हर किसी ने यही परिभाषा पढ़ी है सेब के बारे में, कि जब सेब नीचे गिरा तो उसके दिमाग में एक प्रश्न उठा कि यह सेब जो है नीचे ही क्यों आया। तो देखिए क्यों इसमें आ गया। तो जब क्यों, कब, कैसे, इसका कारण क्या है, तो इस प्रकार के जब भी सवाल उठते हैं तो उसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए हमें विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए, विज्ञान की विधियों का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार से जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का हम विकास कर सकते हैं। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका जो है चिंतन, उसका स्वतंत्र मुक्त चिंतन। यह जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। उसकी सोच यदि मुक्त हो और आप कह सकते हैं स्वतंत्र हो, तो वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म देती है। यहाँ पर जो है परिभाषा में यही सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि विज्ञान के अध्ययन से वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। रूढ़िगत तथा परंपरागत विचारों से हटकर, देखिए जो रूढ़िगत सोच है हमारी या परंपरागत विचार हैं उनसे हटकर स्वतंत्र एवं मुक्त चिंतन की प्रवृत्ति ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म दिया है। वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सत्य एवं यथार्थ का पता लगा सकते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के द्वारा जो है हम हमारे जीवन में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में जो है उनकी सत्यता के बारे में जो है यथार्थ पता लगा सकते हैं, सही पता लगा सकते हैं कि यह किस वजह से होती हैं। इसके बाद नीचे जो आपकी हेडिंग दी गई है वह है आपकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है या वैज्ञानिक दृष्टिकोण के उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो है बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण या अभिव्यक्ति उत्पन्न करना तथा उसके विकास के लिए उपयुक्त अवसर देना वैज्ञानिक शिक्षण का सबसे प्रमुख तथा आवश्यक उद्देश्य है। तो बच्चों में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास एवं अभिव्यक्ति उत्पन्न करने के लिए बच्चों को अवसर प्रदान करना जो है उसका जो है प्रमुख आवश्यक उद्देश्य है। इसके साथ जो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं वो देख लेते हैं हम। जैसे पहला, समस्या समाधान के सभी तथ्यों का एक व्यवहार समूह तथा मानसिक ढांचे से निकटतम संबंध है, जो वैज्ञानिक शिक्षण का महत्वपूर्ण परिणाम है। इसके बाद सेकंड आपका पॉइंट है सहज जिज्ञासा, उदार मनोवृत्ति, सत्य के प्रति निष्ठा, अपनी कार्य पद्धति में पूर्ण विश्वास और अपने परिणाम तथा अंतिम विचारों की सत्यता को प्रयोग में लाकर प्रमाणित करना आदि गुण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो भी आपने सीखा है उसको जो है अपने जीवन में प्रयोग के माध्यम से उसको अपने विचारों को सत्य साबित करना क्या कहलाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए कि जैसे मैंने किसी बच्चे से बोला कि आग पर पानी डालने से जो है आग बुझ जाती है। यह तो जो है मैंने सिर्फ उसको बोला है, लेकिन उसे वह सत्य प्रमाणित करने के लिए क्या करना है कि वो कभी जो है किसी या तो किसी व्यक्ति का अनुसरण करेगा, किसी व्यक्ति को सामने से देखेगा पानी डालते हुए आग पर और आग बुझेगी तो वह उसको सत्य मानेगा। या फिर वो बच्चा क्या करेगा, स्वयं जलती हुई आग पर जो है पानी डालकर देखेगा, वह बुझ जाती है तो वह उसको क्या कर लेता है, प्रमाणित कर लेता है। यह जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तीसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण संबंधी एक और धारणा के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत पक्षपात, संकीर्णता एवं अंधविश्वास से मुक्त उदार मनोवृत्ति, आलोचनात्मक मनोवृत्ति, बौद्धिक ईमानदारी, नवसाक्षी की प्राप्ति के आधार पर विश्वास करना आदि गुण सम्मिलित हैं। अर्थात यहाँ पर दिया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो आता है वह जो है पक्षपात, संकीर्णता एवं अंधविश्वासों से मुक्त होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है पक्षपात, संकीर्णता एवं अंधविश्वास से क्या होता है, मुक्त होता है। बल्कि इसके अंतर्गत जो आता है वो आती है मनोवृत्ति, आलोचनात्मक मनोवृत्ति। आलोचनात्मक मनोवृत्ति का अर्थ आप समझ सकते हैं कि जैसे कि मैंने कुछ कहा तो आप जो है मैंने जो कहा है उसको गलत साबित करेंगे, लेकिन तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर मैं आपकी बात काटूंगा, तथ्यों के आधार पर आप मेरी बात काटेंगे।
तो इस प्रकार की मनोवृत्ति को क्या बोलते हैं? आलोचनात्मक मनोवृत्ति। उसके बाद बौद्धिक ईमानदारी, साथ में नव साक्ष्य की प्राप्ति के आधार पर विश्वास करना, अर्थात जैसे किसी चीज की खोज हुई है तो उसके जो तथ्य मिले उसके आधार पर एक परिभाषा दी गई होगी, लेकिन यदि उसी चीज पर फिर से खोज होती है, कोई और करता है और नया तथ्य निकल के आता है तो उसकी परिभाषा बदल जाएगी। तो उस नए साक्ष्य के आधार पर हमको विश्वास करना चाहिए। नए साक्ष्य के आधार पर नई परिभाषा यदि उसमें परिवर्तन आता है तो उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। हमें रूढ़िवादी नहीं बनना चाहिए, परंपरागतवादी नहीं बनना चाहिए। तो जो हमने पहले पढ़ लिया उसी पर हम विश्वास करेंगे। नए तथ्यों के साथ पुरानी परिभाषा है वो चेंज हो जाती है, तो उसको जो है हमें भरोसा करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना क्यों आवश्यक है या हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है आपको। तो विज्ञान के अध्ययन को अपने विषय को पढ़ाते समय छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना को विकसित करना चाहिए। वातावरण में होने वाली प्रत्येक घटना व कार्य में कोई ना कोई कारण निहित होता है, इसलिए ऐसी घटना को देखकर सीधे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक ढंग से कारणों का पता लगाना चाहिए और तथ्यों के आधार पर ही उसे सत्य मानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना आवश्यक क्यों है और किस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि पानी बरसता है। पानी बरसता है तो जो बच्चे होते हैं वह सोचते हैं कि बादल के अंदर जो है पानी भरा हुआ है, या जो उनकी परंपरागत सोच है या उनके माता पिता के द्वारा जो बताया गया होगा छोटे में, और गलत उनको शिक्षा जो है माता पिता अधिकतर दे देते हैं। ठीक है, उनको केवल तथ्यों के आधार पर शिक्षा नहीं देती, इस वजह से उनके पास जो है उनकी जो धारणाएं होती है वो गलत होती हैं। उनके पास तथ्यों के आधार पर उनकी धारणा को गलत साबित करके हमको उनकी धारणाओं को सही करना है। तो जैसे कि पानी बरसता है तो बच्चे सोचते होंगे कि पानी जो है बादल में भरा होता है, लेकिन यह ऐसा नहीं होता। आप लोग जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि जो बादल बना होता है वो जल वाष्प से बना होता है। जब वो जल वाष्प ठंडी होती है तब जाके वह पानी के रूप में नीचे आती है जमीन पर। तो यह जो है बच्चों को हमें एग्जाम्पल के जरिए, प्रयोग के जरिए जो है सिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को हम बच्चों में उत्पन्न कर सकते हैं। उसके और भी तरीके हैं, जैसे कि छात्रों में शिक्षक द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने के निम्नलिखित उपाय हैं। तो यहाँ पर जो है उपाय दिए गए हैं कि किस प्रकार से जो है हम छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है शिक्षक का प्रभाव। तो देखिए, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए शिक्षक का प्रभाव जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने सुना होगा कि ऐसा शिक्षक होगा वैसे उसके छात्र होते हैं। इसके साथ हिंदू धर्म में जो है शिक्षक को आप लोग जानते हैं कि जो हिंदू धर्म के 3 देव हैं, जो प्रमुख देव हैं, उनसे भी ऊपर कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा। तो गुरु को जो है सबसे ऊंचे रखा गया है। तो जो है यहाँ पर जो है शिक्षक का प्रभाव बहुत ज्यादा बच्चों पर पड़ता है। इसलिए यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का यदि विकास करना है तो शिक्षक में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। यदि शिक्षक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है तो वह बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि शिक्षक को भी अपना दृष्टिकोण जो है वैज्ञानिक बनाना पड़ेगा, तभी वह छात्रों में सत्य प्रियता तथा तार्किकता या आप कह सकते वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव डाल सकता है। अध्यापक को छात्र पर अपने व्यक्तिगत विचारों को स्वयं नहीं लादना चाहिए, वरन तर्क के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करने के लिए उन्हें बाध्य करना चाहिए। अर्थात अध्यापक को अपने व्यक्तिगत जो विचार हैं वो बच्चों पर लादने नहीं चाहिए, बल्कि तार्किक तरीके से तथ्यों के आधार पर किसी चीज को स्वीकार करने के लिए बाध्य करना चाहिए। यदि तथ्य ऐसा कहते हैं तो हमें उनसे स्वीकार करना चाहिए। अध्यापक को स्वयं अपना उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। इस संबंध में एक कहावत है कि जैसा अध्यापक होगा वैसे ही छात्र होंगे। तो अध्यापक का प्रभाव जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में जो है बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। इसके बाद सेकंड हमारा आता है अंधविश्वासों को दूर करना। तो बच्चों के जो अंधविश्वास हैं उनको हमें दूर करना चाहिए। जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए हमें अंधविश्वासों को दूर करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था बादल वाला, कि बादलों से पानी कैसे बरसता है। तो बच्चों को उनके माता पिता द्वारा ऐसा बता दिया जाता है कि जो है बादल में पानी भरा होता है और वह उससे जो है गिरता है। तो यह जो है अंधविश्वास है। तो इसको हमें जो है तथ्यों के आधार पर सही साबित करना चाहिए। प्रकृति में कई घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जिनके बारे में बच्चों के पास जो है अंधविश्वास होता है। एक मैंने आपको इंद्रधनुष के बारे में भी बताया था। इसके साथ और भी कई घटनाएं होती हैं। तो उन घटनाओं के बारे में हमें वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो है बच्चों को समझाना चाहिए, उनकी जो अंधविश्वास है उनको दूर करना चाहिए और बताना चाहिए कि यह कैसे होता है, इसका कारण क्या है। प्रयोग विधि के माध्यम से हमें उनको बताना चाहिए। तो इसको अंधविश्वास को दूर करने के लिए कई प्रकार की विधियां जो है यहाँ पर आती हैं, जैसे खेल विधि के माध्यम से, ताकि उनमें जो है रोचकता भी बनी रहे।
ठीक है। प्रयोग विधि के माध्यम से भी हम जो है बच्चों के अंधविश्वासों को दूर कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अंधविश्वासों को हमें दूर करना चाहिए बच्चों के, तभी जाके जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हम कर सकते हैं बच्चों में। इसके बाद नेक्स्ट आता है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा आप जानते हैं कि बच्चों में जो है कई हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं। छोटे बच्चे जो आपने देखे होंगे वह हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं कि यह क्या है, ठीक है, यह क्यों होता है या कैसे होता है। तो उनकी जिज्ञासा को जो है हमें शांत करना चाहिए, तथ्यों के आधार पर शांत करना चाहिए, उदाहरणों के साथ हमें शांत करना चाहिए। तो बच्चों की जो जिज्ञासा है उसको हमें शांत करना चाहिए, उनके जो क्वेश्चन है उनके जवाब देना चाहिए, बहुत ही रोचक तरीके से जवाब देना चाहिए और तथ्यों एवं उदाहरणों के साथ देना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आपने एक बच्चे के बारे में सुना भी होगा कि कौटल या जिसे गूगल बॉय के रूप में आप लोग जानते हैं, तो उसको आपने सुना होगा। तो उससे पूछा जाता है कि आप इतने इंटेलिजेंट क्यों हैं, यदि आपने कभी सुना होगा। तो वह बताता है कि उसके जो दादा थे, उनके पिता हैं, तो जब भी वह कोई क्वेश्चन पूछता था तो उनके पिता और दादा जो है बहुत अच्छे तरीके से उसे समझाते थे। तो इस प्रकार से जो है बच्चों की यदि जिज्ञासा को शांत किया जाए तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उनमें हम विकास कर सकते हैं। यहाँ पे उत्तर में यहाँ पे जो कुछ लिखे भी हुए हैं, जैसे पानी कैसे बरसता है, बादल कैसे बनते हैं, इंद्रधनुष क्या है, इस प्रकार की जो है आपकी वातावरण में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, तो बच्चे पूछते भी हैं इनके बारे में। तो उनकी जो है जिज्ञासा को हमें शांत करना चाहिए तथ्यों एवं उदाहरणों के आधार पर। यदि आपके पास बच्चों के क्वेश्चन का जवाब नहीं है तो प्लीज मैं आप सभी से बोलूंगा कि आप उन्हें जो है गलत जवाब ना दें, उसके बारे में रिसर्च करें, उसके बाद ही उन्हें जवाब दें। या फिर आप उनसे बोल सकते हैं कि अपने अध्यापक से पूछें, तो जहाँ से उनको जो है सही जवाब मिले, तथ्यों के आधार पर मिले। इसके बाद आता है हमारा कक्षा का वातावरण। तो बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में कक्षा का वातावरण जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है आपका कि विद्यालयों में कक्षा का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि प्रत्येक छात्र खुलकर अपनी बात कह सके। मतलब यहाँ पर जो टीचर जो है बच्चों के साथ बहुत ही खुला हुआ होना चाहिए, बच्चों को दबाए ना, फ्रेंडली रहे ताकि बच्चे अपनी बात रख सकें, अपनी बात को कह सकें, प्रयोग के आधार पर अपनी बात या अपनी दृष्टिकोण को रख सकें। इस तरह स्वस्थ एवं स्वच्छंद वातावरण ही छात्रों में सही रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका उचित शिक्षण विधियाँ। तो देखिए यहाँ पे शिक्षण विधियाँ भी जो है उचित तरीके की होनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि बच्चों को पढ़ने में आनंद नहीं आता है, तो यहाँ पे विधियों का ऐसी विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए आपको जिससे बच्चों को आनंद आए, उस चीज़ को पढ़ने में आनंद आए, उसमें रुचि लें वो लोग। तो इसके लिए जो है आप कई प्रकार की विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्रयोग विधि, तो इसमें बच्चों को प्रयोग करके हम बताते हैं। इसके बाद खेल विधि, खेल के माध्यम से भी हम उसको समझा सकते हैं। कहानी विधि, कहानियों के माध्यम से जो है खोज के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद है समस्या विधि, बच्चों को एक समस्या देते हैं, हम उस समस्या का हल खोजने की कोशिश करते हैं, जिसे खोज विधि भी बोलते हैं। तो इस प्रकार की विधियों का प्रयोग करके जो है हम बच्चों को उचित शिक्षण या दे सकते हैं और साथ ही बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विज्ञान साहित्य का उपयोग। तो वैज्ञानिक साहित्य क्या होता है? वैज्ञानिक साहित्य के अंतर्गत जो है वैज्ञानिकों की जीवनियाँ आती है, वैज्ञानिकों के द्वारा जो आविष्कार या खोज की गई हैं तो उनके बारे में जो है कहानियाँ जो दी गई हैं वह वैज्ञानिक साहित्य के अंतर्गत आता है। तो बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए उन्हें वैज्ञानिक के साहित्य के अध्ययन के लिए जो है प्रेरित करना चाहिए। बच्चों को पाठ्य वस्तु के अलावा भी जिन बुकों को उपलब्ध कराना चाहिए, जैसे वैज्ञानिकों की जीवनियाँ, वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए आविष्कार। तो इन प्रकार की जो है बुक्स के लिए जो है उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वह बच्चे इनको भी पढ़ें साथ में जो है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त। तो वैज्ञानिक साहित्य का उपयोग कर भी जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास को कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विज्ञान मेला, विज्ञान क्लब, विज्ञान संग्रहालय एवं प्रयोगशाला का सदुपयोग। तो आपने जितने भी ये चारों नाम देखे इसमें देखा होगा कि इसमें जो है बच्चे स्वयं भागीदारी लेते हैं। जैसे विज्ञान मेला होता है तो इसमें भी बच्चे स्वयं भागीदारी लेते हैं, विज्ञान क्लब में बच्चे स्वयं भागीदारी लेते हैं, विज्ञान संग्रहालय जो होता है तो उसमें जब बच्चे जाते हैं तो उसमें जो है बच्चे स्वयं देखते हैं, समझते हैं कि पहले जो है जैसे गाड़ियों का संग्रहालय लगा हुआ, तो सबसे पहले गाड़ी ऐसी बनी, फिर उसके बाद ऐसा फिर ऐसा मॉडिफिकेशन होते गए। आज के समय में इतनी जो है हाईटेक गाड़ियाँ आ चुकी हैं। विज्ञान का संग्रहालय हो तो उसमें जो है विज्ञान से संबंधित वस्तुएं रखी होती हैं, तो उनके माध्यम से जो है बच्चों में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसके बाद आता है हमारा प्रयोगशाला। तो स्कूल कॉलेजों में प्रयोगशाला होती है जिसमें बच्चे स्वयं जाकर के जो है प्रयोग को करते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ही अच्छे आसानी तरीके से जो है समझ में आता है, सीखते हैं वो। तो इनका प्रयोग करके भी बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। जैसे विज्ञान मेला हुआ, क्लब, संग्रहालय एवं प्रयोगशाला का सदुपयोग करके बच्चों में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। तो हमने देख लिया कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को किस प्रकार से हम बच्चों में उत्पन्न कर सकते हैं। साथ जो है पेरेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है खत्म होता है।
यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ में इसके जो पीडीएफ नोट्स जो है आप सभी को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे फेसबुक पेज एवं टेलीग्राम पेज पर। तो आप वहाँ पर जो है मुझे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अभी तक जितना भी कराया गया है सिलेबस उन सभी की पीडीएफ भी जो है मिल जाएगी, तो आप पीडीएफ के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।